हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था चैप्टर नंबर 2 संचालन के सिद्धांत, उसके अंदर आज हम हेनरी फेयोल के संचालन के जो सिद्धांत है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमने आगे के वीडियो के अंदर हेनरी फेयोल के द्वारा जो भी प्रबंधकीय प्रवृत्तियाँ बताई गई थी उसके बारे में हमने देखने का प्रयत्न किया था। आज हम हेनरी फेयोल ने संचालन के जो सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हेनरी फेयोल ने संचालन के सिद्धांतों को विकसित किया था और ये सिद्धांत पूर्ण रूप से नवीन थे। हेनरी फेयोल का मानना था कि किसी भी इकाई में संचालक को सफल होने के लिए केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस इकाई के स्वरूप के अनुसार कार्य पद्धति से परिचित होना भी उतना ही आवश्यक है। हेनरी फेयोल ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर संचालन के क्षेत्र में 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो संचालन के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। इन सिद्धांतों को संचालन के सामान्य सिद्धांत कहा जाता है या तो फिर संचालन के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में भी उनको जाना जाता है। हम इन 14 सिद्धांतों की बारी बारी से हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो श्रम विभाजन का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अंदर कहा गया है कि संचालन में कर्मचारी और संचालकों की कार्यक्षमता बढ़नी चाहिए। उत्पादन के जो साधन होते हैं उन साधनों का महत्तम उपयोग कर हम उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं और इसीलिए कर्मचारी और संचालकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए श्रम का विभाजन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर श्रम का विभाजन किया जाता है तो श्रम विभाजन के कारण इकाई में विशिष्टीकरण संभव बनता है। श्रम विभाजन संचालकों के स्तर पर भी किया जाता है और साथ में कारखाने के स्तर पे भी किया जाता है। तो कहने का मतलब हम श्रम का विभाजन हम मालिक के स्तर पे भी कर सकते हैं और कारखाने के स्तर पे भी हम कर सकते हैं और इसके द्वारा विशिष्टीकरण का लाभ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो श्रम विभाजन के सिद्धांत का उपयोग कर इकाई में मालिक और श्रमिक दोनों के बीच में श्रम का विभाजन किया जाता है जिसकी वजह से विशिष्टीकरण संभव बनता है। दूसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है अधिकार और दायित्व का सिद्धांत। सामान्य रूप से अधिकार और दायित्व को एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। दायित्व के बिना अधिकार अपूर्ण माना जाता है
और अधिकार के बिना दायित्व अपूर्ण माना जाता है। जब कोई भी अधीनस्थ को कार्य के विषय में कोई दायित्व सौंपा जाए तब उसे उसके बारे में अधिकार देना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। जब भी हम अधिकार प्रदान करते हैं तब हमें कर्मचारी का पद, उसका ज्ञान, योग्यता, अनुभव, नेतृत्व की कला, परिपक्वता आदि बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अधिकार सौंपने की वजह से कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि होती है और लक्ष्य प्राप्ति बहुत ही सरल हो जाती है। तो अधिकार और दायित्व का सिद्धांत हमें यही सूचित करता है। तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत। साधनों के महत्तम उपयोग और प्रवृत्ति के सातत्य के लिए इकाई में अनुशासन का होना जरूरी है। अनुशासन के द्वारा ही इकाई के अंदर हम एक निश्चित प्रकार का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। अनुशासन बनाने के लिए इकाई में निश्चित नियम और आचार संहिताओं का निर्माण करना पड़ता है। नियमों के द्वारा और आचार संहिताओं के द्वारा ही इकाई में अनुशासन स्थापित होता है। जब कर्मचारियों की संख्या बहुत ही विशाल हो तब हमें अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है और आचार संहिताओं की ज़रूरत पड़ती है। अनुशासन और आचार संहिता के द्वारा विशाल कर्मचारियों को हम नियंत्रण में कर सकते हैं। अनुशासन के द्वारा ही कर्मचारी का कार्य के प्रति आनंद बढ़ता है। संचालक सरलता से कार्य उनसे करवा सकते हैं। अनुशासन के कार्य के लिए प्रत्येक वर्ग में योग्य निरीक्षण, श्रमिक और मालिकों के बीच में न्यायपूर्ण अनुबंध होना चाहिए और साथ में दंड का भी न्यायी रूप से अमल करना चाहिए। तो अनुशासन का सिद्धांत हमें अनुशासन के विचार के बारे में बताने का प्रयत्न करता है। इसके बाद है आदेश की एकरूपता का सिद्धांत। कर्मचारी को जब एक से अधिक अधिकारियों के आदेश का पालन करना हो तो वो कर सकते नहीं हैं। तो आदेश की एकरूपता का सिद्धांत हमें दर्शाता है कि किसी भी कार्य या प्रवृत्ति के विषय में कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी की ओर से आदेश प्राप्त होने चाहिए। इसका अर्थ यह भी होता है कि किसी भी एक कार्य के लिए कर्मचारी को कोई एक ही अधिकारी के प्रति उसे उत्तरदायी होना चाहिए। आदेश की एकरूपता के सिद्धांत के कारण कर्मचारियों में आदेश के संबंध में किसी प्रकार की उलझन, किसी प्रकार की समस्या पैदा होती नहीं है। एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा अगर आदेश दिया जाए तो कर्मचारी में उलझन पैदा हो सकती है, कर्मचारी में समस्या पैदा हो सकती है और उसकी वजह से इकाई के अंदर औद्योगिक अनुशासन का भंग भी होता है। तो आदेश की एकरूपता का सिद्धांत हमें यही सूचित करता है। मार्गदर्शन की एकरूपता का सिद्धांत आयोजन को भविष्य के लिए रूपरेखा माना जाता है, जो कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण के आधार पर ही हम आयोजन को पूर्ण कर सकते हैं। आयोजन को लागू करते समय अगर किसी प्रकार के विचलन दिखाई दे, किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे, तो उस समय हमें दिशा निर्देश या तो मार्गदर्शन देना पड़ता है। तो ये बात भी सही है कि जब भी हम आयोजन को लागू करने का प्रयत्न करते हैं और उस समय किसी प्रकार के विचलन होते हैं, समस्या होती है,
तो हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। यह मार्गदर्शन किसी निश्चित उच्च अधिकारी के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से एक समान कार्य और प्रयत्नों का संकलन हम सरलता से कर सकते हैं। मार्गदर्शन की एकरूपता के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी के समूह के ऊपर एक ही अधिकारी होना चाहिए और यह समूह एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के समूह के लिए कार्य करना चाहिए और जब भी ज़रूरत पड़े तो वो एक ही निश्चित अधिकारी के पास से कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने चाहिए। अगर वे एक ही अधिकारी के पास से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो मार्गदर्शन की एकरूपता बनी रहती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मार्गदर्शन की एकरूपता का भंग होता है। आगे का जो सिद्धांत है जिसका नाम है समान हित को अधिक और व्यक्तिगत हित को गौण स्थान। संचालन को हम एक सामूहिक प्रवृत्ति मानते हैं, इसलिए व्यक्ति के मध्य विभाग के बीच में संकलन का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी इकाई की लक्ष्य सिद्धि सरल हो जाती है। यह सिद्धांत हमें दर्शाने का प्रयत्न करता है कि किसी व्यक्तिगत या तो कर्मचारी के समूह को हित को समग्र इकाई के हित के समक्ष गौण मानना चाहिए। यानी कि इकाई में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी का समूह होता है, उन सबको अपने जो भी व्यक्तिगत हित होते हैं उन व्यक्तिगत हित को गौण बनाना चाहिए और इकाई का जो हित होता है उसे प्राधान्य देने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी इकाई का विकास हो सकता है और तभी इकाई का उद्देश्य भी पूर्ण हो सकता है। इसके बाद 7वां जो सिद्धांत है जिसका नाम है कर्मचारी को योग्य वेतन का सिद्धांत। तो कर्मचारी जो सेवा देते हैं उसके बदले में उन्हें जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे वेतन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों को जो भी वेतन का भुगतान किया जाता है वो वेतन का भुगतान न्यायी होना चाहिए, नियम के अनुसार वेतन का भुगतान होना चाहिए। तभी मालिक और कर्मचारी के बीच में संबंध मजबूत बनते हैं। इकाई में काम करने वाले सभी कर्मचारी की कार्यक्षमता एक समान होती नहीं है। इकाई में कुछ कर्मचारी कार्यक्षम भी होते हैं जो दूसरे कर्मचारियों की तुलना में उत्पादन भी अधिक करते हैं और कार्य भी अधिक करते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर हमें उनको वेतन चुकाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से श्रमिक स्थानांतरण का जो दर होता है वो दर घट जाता है। कुशल श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, कारीगरों के लिए बोनस की व्यवस्था करनी चाहिए, लाभ में हिस्सा की व्यवस्था करनी चाहिए, संचालक मंडल में भी उन्हें साझेदार बनाना चाहिए। तो इन सब के द्वारा हम उनको उत्साह को बढ़ा सकते हैं। तो कर्मचारी योग्य वेतन का सिद्धांत हमें यही सूचित करता है कि कुशल कर्मचारियों को सही वेतन देना चाहिए। जो सही मायने में सही से काम करते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वेतन देना चाहिए। उनके साथ कभी भी कोई अन्याय होना चाहिए नहीं। इसके बाद 8वां जो सिद्धांत है जिसका नाम है केंद्रीकरण का सिद्धांत। व्यवस्था तंत्र के ढांचे को सफल बनाने के लिए कितने अंश में अधिकार का केंद्रीकरण करना है या तो विकेंद्रीकरण करना है, यह स्पष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। व्यवस्था तंत्र में
जितने अंश में सत्ता सौंपी नहीं जाती उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। कर्मचारी की शक्तियों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए केंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। बड़ी इकाइयों के अंदर केंद्रीकरण सफल नहीं हो पाता, इसीलिए इकाई के कद और उसके स्वरूप के आधार पर ही हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को अपनाते हैं। इस प्रकार केंद्रीकरण का सिद्धांत कर्मचारियों की शक्ति का श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए ही उपयोगी है और ये केंद्रीकरण का सिद्धांत सामान्य रूप से छोटी इकाइयों के अंदर अपनाया जाता है। अधिकार की रेखीय श्रृंखला का सिद्धांत, यह सिद्धांत उच्च अधिकार के प्रबंधकीय अधिकारियों से लेकर निम्न स्तर के कर्मचारियों तक एक श्रृंखला की रचना पर भार देता है। अधिकार की श्रृंखला उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक बननी चाहिए। प्रत्येक स्तर के अनुरूप हमें जो भी अधिकार है और जो भी दायित्व है उसका विभाजन होना चाहिए। इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि वे किसके प्रति उत्तरदायित्व है और उनके प्रति किसका दायित्व है। इस कारण की वजह से एक रेखीय श्रृंखला का निर्माण होता है और यह रेखीय श्रृंखला उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होती है और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सूचना का संचार भी होता है। तो अधिकार की रेखीय श्रृंखला का सिद्धांत यह सूचित करता है कि इकाई के अंदर जो भी अधिकार दिए जाते हैं वो अधिकार उच्च स्तर से लेके निम्न स्तर की ओर दिए जाते हैं और उसकी वजह से एक रेखीय श्रृंखला का निर्माण होता है और यह रेखीय श्रृंखला अटूट होनी चाहिए। इसके बाद आगे का जो सिद्धांत है 10वां सिद्धांत, उसका नाम है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत दो बातों पर भार देता है। इकाई के अंदर माल सामान की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ में ही सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। इकाई के अंदर प्रत्येक माल सामग्री उसके योग्य स्थान पर होनी चाहिए और उसी प्रकार से इकाई के अंदर जो भी योग्यता वाले कुशल कर्मचारी है उन कुशल कर्मचारियों को उनके योग्य स्थान पर ही नियुक्त करना चाहिए। किसी भी विशेष स्थान के लिए हम योग्य कर्मचारियों की भर्ती भी कर सकते हैं। तो व्यवस्था का सिद्धांत हमें यही सूचित करता है, इकाई के अंदर जो भी माल सामान होता है उसकी व्यवस्था में सही से करनी चाहिए और इकाई के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उसकी भी व्यवस्था हमें सही से करनी चाहिए। माल सामग्री की हमें उसके योग्य स्थान पर रखना चाहिए और इकाई के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी उनकी कैपेबिलिटी या कार्यक्षमता के हिसाब से उनको उनका योग्य स्थान प्रदान करना चाहिए। इसके बाद आगे का जो सिद्धांत है जिसका नाम है समानता का सिद्धांत। तो समानता का जो सिद्धांत है वे में सिखाता है कि कर्मचारी संचालन की व्यवस्था का एक भाग माने जाते हैं। कर्मचारी एक जीवित व्यक्ति है, इसलिए अगर हम उनसे काम करवाना चाहते हैं या काम लेना चाहते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए। अधिकारियों को कर्मचारियों से काम लेते वक्त उनके प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए औपचारिक या परंपरागत जो तरीका होता है उसमें कोई बदलाव करना चाहिए। हमें कर्मचारियों के साथ बदलते हुए हालात को ध्यान में रखकर उनके साथ अनौपचारिक व्यवहार करना चाहिए। इकाई में समानता स्थापित करने के लिए हमें आवश्यक प्रयत्न करने चाहिए। अगर हम इकाई में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के प्रति हम समान व्यवहार रखते हैं तो उसकी वजह से कर्मचारी संचालकों के प्रति
उनका व्यवहार अच्छा रहेगा, निष्ठावान रहेगा और उससे मालिक और कर्मचारी के जो संबंध है वो भी मजबूत बनेंगे। तो समानता का सिद्धांत इकाई में समानता का व्यवहार रखने की बात प्रदर्शित करता है। 12वां जो सिद्धांत है जिसका नाम है कर्मचारी स्थिरता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत हमें सूचित करता है कि स्थायी और स्थिर कर्मचारी ही इकाई की पूंजी माने जाते हैं। किसी इकाई के अंदर कर्मचारी दीर्घ समय तक, लंबे समय तक रहते हैं तो उससे कर्मचारी का विकास होता है और साथ में ही व्यवसाय इकाई के लक्ष्य को प्राप्त करने में कर्मचारी की जो स्थिरता होती है उस स्थिरता भी अपना योगदान देने का प्रयत्न करती है। तो सरल शब्दों में समझे तो कर्मचारी लंबे समय तक कोई भी इकाई में काम करता है तो कर्मचारी का भी विकास होता है और साथ में इकाई का भी विकास होता है। लंबे समय तक कर्मचारी जिस इकाई में रहता है उसकी वजह से उसका इकाई के प्रति ज़्यादा मोड़ बढ़ जाता है, ज़्यादा झुकाव बढ़ जाता है और उसकी वजह से पारिवारिक भावना का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप उसकी कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। कार्यक्षमता में सुधार होने की वजह से उत्पादन की क्षमता में भी सुधार होता है और उसकी वजह से उत्पादकता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कर्मचारी लंबे समय तक एक ही जगह काम करता है, एक ही इकाई में बना रहता है, उसकी वजह से स्थानांतरण का जो दर होता है वो दर भी कम हो जाता है। ऐसे स्थायी कर्मचारियों के लिए, स्थिर कर्मचारियों के लिए हमें पदोन्नति की व्यवस्था करनी चाहिए या प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे स्थायी और स्थिर कर्मचारी ही सही मायने में इकाई की पूंजी माने जाते हैं। ये बात हमें इस सिद्धांत से सीखने को मिलती है। 13वां जो सिद्धांत है जिसका नाम है सूत्रपात का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत में हमें कहा गया है कि संचालकों में जिस प्रकार की उद्योग साहसिकता आवश्यक है वो उद्योग साहसिकता प्रदान करने के लिए कर्मचारियों के अंदर पहल वृत्ति होना आवश्यक है। पहल वृत्ति शब्द समझना जरूरी है। पहल वृत्ति का मतलब होता है कोई भी काम करने के लिए आगे आना, किसी प्रकार का डर न होना। तो कर्मचारियों को ये पहल वृत्ति, कर्मचारी कोई भी काम करने के लिए पहले आगे आए, ये जिम्मेदारी संचालक की बनती है। संचालकों को इकाई में ऐसा व्यावसायिक वातावरण प्रदान करना चाहिए कि जिसकी वजह से कर्मचारियों की पहल वृत्ति को बढ़ावा मिले, उनको प्रोत्साहन मिले और इसकी वजह से कर्मचारियों के अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्तियों का विकास होगा। उनके अंदर छुपी हुई जो भी आंतरिक शक्तियाँ हैं उन आंतरिक शक्तियों को विकसित होने का मौका मिलेगा। उनके अंदर नेतृत्व की जो भी शक्ति होगी, लीडरशिप का जो गुण होगा वो भी डेवलप होगा। तो सूत्रपात का सिद्धांत हमें यही सूचित करता है कि कर्मचारियों की छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी संचालक की होती है और इसीलिए संचालक को अपनी तरह से इकाई में ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि कर्मचारी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, उनमें नेतृत्व की भावना का निर्माण हो, उनकी आंतरिक शक्तियों को प्रकटने का एक मौका मिले। और हमारा लास्ट सिद्धांत है जिसका नाम है समूह भावना का सिद्धांत। तो हम बात करें समूह भावना का सिद्धांत हमें समूह भावना के बारे में बताने का प्रयत्न करता है। व्यावसायिक इकाई की सफलता का आधार संचालक और कर्मचारी के
पारस्परिक संबंधों पर होता है। संचालक और कर्मचारी की अगर पारस्परिक संबंध अच्छे होंगे, यानी उनके बीच में समूह भावना होगी, तभी इकाई सफल हो पाएगी। इसीलिए संचालक और कर्मचारी, हमारी भाषा में कहें तो मालिक और कर्मचारी, उन दोनों वर्गों के बीच में सुमेलपूर्ण संबंध होने चाहिए। समूह भावना का सिद्धांत हमें यही सूचित करता है कि मालिक और कर्मचारी, उनके बीच में समूह भावना होनी चाहिए। इसके अलावा संचालकों को कर्मचारियों के बीच में समूह भावना का निर्माण करना चाहिए। अगर सभी कर्मचारी समूह भावना से जुड़ेंगे, समूह बनाकर काम करेंगे, तभी इकाई का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मालिक और कर्मचारी के बीच में समूह होगा, समूह की भावना होंगी, वो मिलजुल कर काम करेंगे, तभी इकाई का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे, इकाई के लक्ष्य को पूरा अपने कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों को हमने देखा। हेनरी फेयोल ने इन सिद्धांतों को दर्शाते समय कहा था कि संचालन के सिद्धांतों की जो उपरोक्त सिद्धांत है, यह अंतिम सूची नहीं है। कोई भी संचालक अपने अनुभव, संशोधन और ज्ञान के आधार पर नए नए सिद्धांतों को उसमें जोड़ सकता है। इन सिद्धांतों को व्यावसायिक, आर्थिक, राजकीय और सामाजिक प्रकार की सभी प्रवृत्तियों में समान रूप से हम लागू कर सकते हैं। तो हेनरी फेयोल की ये बातें भी शायद एकदम सही है। उन्होंने ये जो संचालन के 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, हम उसे आखिर सिद्धांत नहीं मान सकते। जो भी संचालक होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर, अपने संशोधन के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर नए नए सिद्धांतों को उसमें जोड़ सकते हैं, और इन सिद्धांतों का उपयोग हम व्यावसायिक प्रवृत्ति में, आर्थिक प्रवृत्ति में, राजकीय प्रवृत्ति में और सामाजिक प्रवृत्तियों के अंदर हम कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने हेनरी फेयोल के संचालन के सिद्धांतों की बात की। परीक्षा के अंदर कई बार ये सिद्धांत पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे ध्यान से समझिए और पढ़िए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हो जो कक्षा 12 हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, तो उन तक भी यह हमारे यूट्यूब चैनल को पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। शिक्षा बांटने से बढ़ती है, सही है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस एजुकेशन चैनल का लाभ उठाएं। आप हमारे ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके कोई भी प्रश्न हो, समस्या हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आगे का हमारा जो मुद्दा है पीटर एफ ड्रकर का संचालन के क्षेत्र में योगदान, वे हम आगे के वीडियोस में आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत अस्तु।